Hi guys, welcome to Smart Commerce Classes. My name is Anshul Mithil, and in today's video we will be covering the chapter number 17 of ACCA F3, and the name of the chapter is Preparing Basic Financial Statements. So ये chapter रह गया था and lot of students were asking me to make the video of this chapter at the earliest. So आज I thought कि इसको जल्दी से करके ख़त्म करते हैं, ठीक है. So basically guys, preparation of basic financial statements इस chapter का base क्या है, तो मैं तुम्हें इसका एक बार बेस बताता हूँ. एक सेकेंड गाइस, ये थोड़ा सा मेरा पता ही है तुम्हें. हाँ, सो इसका बेस क्या है इस चैप्टर का गाइस. सो बेसिकली तुमने देखा होगा अभी तक हमने बनाया था ट्रायल बैलेंस, है ना. सबको ट्रायल बैलेंस पता ही होगा, सबने चैप्टर पढ़ रखा होगा ट्रायल बैलेंस. सो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद व्हाट वी डू, ट्रायल बैलेंस के अंदर अब हमें ट्रायल बैलेंस बनाने से ये पता चलता है कि डेबिट का टोटल क्रेडिट से मैच कर रहा है ना. लेकिन ट्रायल बैलेंस इज़ नॉट अ स्टेटमेंट जिससे हम ये निकाल सकते हैं कि टोटल हमने कितने प्रॉफिट्स अर्न करे, हमारे टोटल एसेट्स कितने हैं, टोटल लायबिलिटीज़ कितनी हैं. वो सारी चीज़ें हम ट्रायल बैलेंस के अंदर एज सच कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना. क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी हमारे अकाउंट्स होते हैं उन सब की क्लोजिंग डिटेल आती है. सो प्रिपरेशन ऑफ बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में व्हाट वी विल स्टडी, ट्रायल बैलेंस को यूज़ करके वी विल मेक टू थिंग्स. एक हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन which is also called balance sheet, So basically हमें क्या करना होता है, we have to prepare statement of profit and loss account and statement of financial position, that is balance sheet, by using trial balance. So profit and loss account के अंदर क्या आता है, इसके अंदर आते हैं हमारे all expenses and incomes. तुम सबको पता होगा एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनकम क्या होते हैं, हमने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं पहले ट्रायल बैलेंस में. ALEI याद है, अली धूम वाला, एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम. सो एक्सपेंसेस और इनकम जितनी भी हमारी होती हैं दैट कम्स इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और बैलेंस शीट में हमारे आते हैं जितने भी हमारे एसेट्स हैं और जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं वो आती है हमारी बैलेंस शीट में, ठीक है. सो बेसिकली व्हाट हैपन इज़ हम बनाते हैं, ठीक है गाइस. सो बेसिकली इसमें बीच में वीडियो पॉज हो गई थी ड्यू टू सम रीज़न. सो बेसिकली जब भी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उस ट्रायल बैलेंस से वी मेक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर हमारे ऑल एक्सपेंसेस और इनकम आते हैं. इसका फॉर्मेट जो है वो भी हम करेंगे आगे जाके, और इसमें जो बैलेंस शीट है इसका भी फॉर्मेट हम आगे जाके अभी करेंगे. सो गाइज इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट तुम्हारे को मैं जो बताना चाहता हूँ दैट इज़, इस चैप्टर में से देर आर टू थिंग्स. या तो तुम्हारा क्वेश्चन पूरा 15 मार्क्स का एक आएगा, ठीक है, या फिर तुम्हारे इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे 2 to 3 क्वेश्चंस तुम्हारे छोटे क्वेश्चंस आ जाएंगे, जनरल क्वेश्चंस, ठीक है. सो अब पॉइंट इज़, अगर इसका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो मैं अपना सजेशन बता रहा हूँ, दिस इज़ माई सजेशन. देखो जो ये फाउंडेशन लेवल है, फाउंडेशन लेवल पे आई वुड रिकमेंड ऑल स्टूडेंट्स टू गो फॉर अ टारगेट ऑफ 90+, कि टारगेट 90+ लाओ. 100 out of 100 इज़ गुड फॉर यू, वेरी गुड फॉर यू, बट एज इन जनरल टू एवरेज स्टूडेंट्स, टू ऑल स्टूडेंट्स आई से कि टारगेट अपना 90+ रखो, ठीक है. 90+ के लिए वी हैव ऑलरेडी डन ऑल दी चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स हम कर चुके हैं 90+ के लिए. मैंने कहीं से कुछ भी एज सच नहीं छुड़वाया. इस चैप्टर में मैं सिर्फ एक चीज़ बोलता हूँ कि जो ये 15 मार्क का क्वेश्चन होता है ना, बड़ा क्वेश्चन, ऑल्दो मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा पूरा क्वेश्चन कैसे करना है, एक क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा, बट 15 में टारगेट हम ये रखेंगे कि 15 मार्क्स में से वी विल स्कोर अराउंड 10 to 11 मार्क. इतने तो लेने ही लेने, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स इन दिस चैप्टर, ठीक है, और वो एडजस्टमेंट्स बुक में इतनी नहीं है. दिस इज़ द पॉइंट. देर आर लॉट ऑफ एडजस्टमेंट. जो बच्चे 11 से जिन्होंने 11th अकाउंट कॉमर्स में करी हुई है, दे नो अ चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर, एंड दे विल नो कि
कि इस चैप्टर में जब हम बुक्स बनाते हैं कितनी सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो इन्होंने क्या किया हुआ है कापलान वालों ने, इन्होंने एडजस्टमेंट्स बहुत ही जनरल बता दी, छोटी मोटी, बाकी सारी एडजस्टमेंट्स नहीं बताई। इन्होंने सोचा कि बच्चे खुद लॉजिक लगा के वो कर लेंगे, विच इज़ नॉट एक्चुअली पॉसिबल। हालांकि कर सकते हो, तुम सब कर सकते हो, आई नो, बट उसमें इतना ज़्यादा तुम्हारा दिमाग लग जाएगा, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएंगी कि तुम 15 मार्क के क्वेश्चन में तुम कम से कम 45 मिनट या 1 घंटा लगा दोगे, इतना लग जाएगा इसमें, एंड विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इतना टाइम तुम्हें नहीं वेस्ट करना है इस चैप्टर में। तो जो सिंपल चीज़ें जहाँ आएंगी, जैसे मैं बताऊँगा कुछ चीज़ें, वहाँ लिख के ख़त्म करो, है ना। वाई टू वेस्ट टाइम, वाई टू वेस्ट द टाइम। जितना लिखो पॉइंट वाइज मार्क्स मिलेंगे ना। तो बेसिकली एग्जाम में तुम्हारे इसका अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हाउ विल दैट कम, तुम्हारा सारा फॉर्मेट बना होगा, एवरीथिंग विल बी देयर, सिर्फ तुम्हारे को यहाँ पे बॉक्स बने होंगे कि यहाँ पे तुम्हें वैल्यू डालनी है, दैट्स इट। यहाँ पे यू हैव टू पंच इन दी वैल्यू, बस जहाँ वैल्यू डाल दोगे उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिल जाएंगे। तो विल ट्राई कि मैं मैक्सिमम तुम्हें वैल्यूज बता दूँ कि कौन कौन सी कहाँ आएगी, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी विल डू दिस चैप्टर। और बाकी इस चैप्टर में थ्योरी के लिए आगे 2 पॉइंट्स आते हैं, एडजस्टिंग इवेंट्स और रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, वो भी इंपॉर्टेंट है, जो 2 to 3 मार्क्स के लिए हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सो इस चैप्टर में अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम स्टडी करेंगे, इसको देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट, ये एक बेस बताया हुआ इस चैप्टर का। ये तुम्हारे को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सबको पता है कि पहले हम ट्रांजैक्शन से लेजर बनाते हैं, लेजर क्लोज करते हैं, देन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद हमारी कुछ ईयर एंड एडजस्टमेंट्स होती है, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ऑल्दो ये हमने पढ़ी हुई हैं, मैंने जब तुम्हें बताया था एक जर्नल प्रॉपर, मैंने एक पॉइंट तुम्हें बताया था, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री में हमारा आता था परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक एंड जर्नल। उस जर्नल में हमारी कुछ एंट्रीज थी, अगर तुम्हें याद होगा मैंने लिखवाई थी, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स की एंट्री प्लस क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, वो मैंने बताई थी। तो वो वाली सारी एंट्रीज यहाँ पे आएंगी, और काफ़ी बच्चों को जिन्होंने पुराने चैप्टर्स पढ़े हैं, काफ़ी डाउट्स होंगे जो उनके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, देखना भी, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस से हम फिर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जैसा मैंने तुम्हें बताया है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर गाइज। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमारी आती है ईयर एंड एडजस्टमेंट्स। अभी ईयर एंड एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं? ईयर एंड एडजस्टमेंट्स आर कि नॉर्मली ये एंट्रीज बुक्स में नहीं होती, दीज आर नॉट नॉर्मल एंट्रीज, दीज आर काइंड ऑफ एबनॉर्मल एंट्रीज जो हमें ईयर एंड में एडजस्ट करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। जैसे बैड डेट्स, अगर तुम्हें अलाउंस फॉर बैड डेट, साल के एंड में तुम्हें लग रहा है कि शायद इतने लोगों के पैसे ना आए, तो तुम्हें उसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन, हमने पढ़ा हुआ चैप्टर, एसेट की वैल्यू ईयर एंड में ही गिराएंगे कि अच्छा ये एसेट पूरा साल चला तो ईयर एंड में इतनी वैल्यू गिरेगी। एक्सपेंसेस, अक्रूड एक्सपेंसेस, प्री रिसीव्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम, ये सारी चीज़ें हम ईयर एंड में ही देखते हैं ना, कि कितना ईयर एंड हो गया, अब कितना आउटस्टैंडिंग पड़ा है, कितना प्रीपेड पड़ा है। तो वो सारी एडजस्टमेंट्स है कुछ नहीं, दीज आर नॉर्मल जर्नल एंट्रीज, दीज आर नॉर्मल जर्नल एंट्रीज। ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बट मैं फिर एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहले आती है हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री की एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है हमारी डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारे को कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस होता है। तो डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स, इन्वेंट्री हमारा जो जाएगा ये जाता है बैलेंस शीट में एसेट साइड। इन्वेंट्री जो हम डेबिट कर रहे हैं बिकॉज दिस इज अ एसेट, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड, और ये हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस हो जाता है जो भी इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स। डेप्रिसिएशन की एंट्री हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्रूवल्स की भी हम कर चुके हैं, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट क्रेडिट अक्रूवल, और अक्रूवल है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो लायबिलिटी की हमें खर्चा करना है। ये प्री पेमेंट हमने पहले पे कर दिया, तो प्री पेमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट क्रेडिट एक्सपेंस, और हमने एक्सपेंस पहले कर दिया, सो दैट इज गोइंग टू बी आर एसेट, वो हमारा एसेट हो जाएगा, करंट एसेट। देन बैड डेट्स की एंट्री होती थी इररिकवरेबल डेट टू क्रेडिट रिसीवेबल्स, तो इररिकवरेबल डेट हमारा नुकसान होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, और डेटर्स में से ये माइनस हो जाएगा। दो इफेक्ट आएंगे, एक चीज़ याद रखना वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। और ये इंक्रीज इन अलाउंस, डिक्रीज इन अलाउंस, टैक्स एस्टिमेशन,
ये सारा गाइस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो देयर इज़ नो पॉइंट फॉर मी कि मैं ये चीज़ तुम्हें कराऊँ, ये ऑलरेडी हम सब कुछ कर चुके हैं, ये वही सारी एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो होता क्या है गाइस, जो लॉजिक होता है हमारा, जो भी चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर है, जो भी चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इन सब का सिंगल इफेक्ट आता है। याद रखना, जो भी चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर होती है, इन सब का सिंगल इफेक्ट आता है, और ट्रायल बैलेंस के बाहर जो भी ईयर एंड एडजस्टमेंट्स होती हैं, ईयर एंड एडजस्टमेंट्स होती हैं, इसके 2 इफेक्ट आते हैं। हर ईयर एंड एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट आते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे दिया हुआ है रिसीवेबल, लेट्स से 1 लाख। ईयर एंड एडजस्टमेंट में मैंने इररिकवरेबल डेट बना दिया 200 का, ठीक है। ईयर एंड एडजस्टमेंट में दिया हुआ है इररिकवरेबल डेट है 200। तो पहले 200 का इफेक्ट क्या होगा, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस साइड चला जाएगा, फर्स्ट इफेक्ट, क्योंकि ये हमारा खर्चा है या नुकसान है। दूसरा, जो ईयर एंड रिसीवेबल मेरे हैं 1 लाख के, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 200, तो बैलेंस शीट में जो डेटर्स आएंगे दैट इज 99800, ठीक है। ऐसे जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो मैं वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जो भी चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर होती है उसका एक इफेक्ट होता है, जो भी चीज ट्रायल बैलेंस के बाहर होती है उसके 2 या 2 से ज़्यादा, नॉर्मली 2 इफेक्ट आएंगे, ये याद रखना, ठीक है। जो चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर होती है उसका एक इफेक्ट आएगा, जो चीज़ ट्रायल बैलेंस के बाहर होती है उसके 2 इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। चलो गाइस अब स्टार्ट करते हैं। ये एंट्रीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हम क्या क्या बनाते हैं, व्हाट आर द टोटल थिंग्स दैट आर प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक आता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज योर बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, बेसिकली ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही पार्ट होता है, ये भी फॉर्मेट में देखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में देखा हुआ है, जस्ट एक ब्रीफ देखा था इसका। नोट्स टू अकाउंट्स में बताऊंगा क्या होता है, एंड लास्ट में होता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो विच वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है। सो नाउ कम्स द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विच वी कॉल इन इंडिया एज बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट, उसका फॉर्मेट क्या होता है, तो फॉर्मेट इसका क्या होगा गाइस, सबसे पहले हमारे आएंगे नॉन करंट एसेट्स। बेसिकली क्या होता है मैं तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ गाइस, इसका फॉर्मेट क्या होगा, पहले हम बनाएंगे सारे एसेट्स का टोटल, देन सारी लायबिलिटीज का टोटल, और ये जो टोटल हमारा होता है दैट ऑलवेज मैचेस, ठीक है। जिन्होंने 11 से अकाउंट्स पढ़ी हुई है इंडिया में उनको पता होगा कि बैलेंस शीट का टोटल हमेशा मैच करता है। तो बेसिकली क्या होगा, ये क्रक्स फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले वी विल राइट ऑल दी एसेट्स, देन वी विल राइट ऑल दी लायबिलिटीज, और इन दोनों का टोटल हमेशा मैच करता है। अब एसेट्स को हम बाइफोकेट करेंगे 2 टाइप के एसेट्स में, एक होता है नॉन करंट एसेट, एक होगा हमारा करंट एसेट, एक नॉन करंट एसेट और एक करंट एसेट। और लायबिलिटीज में भी हमारी 3 चीजें आएंगी, एक हमारा आएगा इक्विटी, एक आएगा नॉन करंट लायबिलिटी, एंड एक आएगा करंट लायबिलिटी। तुम सबको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि हाँ ये चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई हैं, नॉन करंट एसेट क्या होते हैं, करंट एसेट क्या होते हैं, देन इनका टोटल हो जाएगा, टोटल ऑफ एसेट, देन नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। तो मैं इनफैक्ट अगर चैप्टर याद होगा अकाउंटिंग रेशोज़ में भी मैंने तुम्हारे को बताया था कि हम एक ड्राफ्ट बैलेंस शीट बनाते थे, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी मैंने तुम्हें एक चीज़ इनडायरेक्टली बताई थी। सो पॉइंट इज, ये हमारा होता है, दिस इज कॉल्ड बैलेंस शीट, ये हमारी बनती है बैलेंस शीट, ठीक है। अब गाइस बैलेंस शीट का ये शॉर्ट फॉर्मेट है, अब इसको थोड़ा सा लंबा अगर मैं करूं तो वो ये लेफ्ट में इन्होंने बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा हमारा, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, इंटैंजिबल एसेट्स,
ठीक है, जितने भी हमारे नॉन करंट एसेट्स होते हैं वो सारे हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। और करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं? इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स, रिसीवेबल्स, प्री पेमेंट्स, कैश, ये सारे हमारे होते हैं करंट एसेट्स। हमने ऑलरेडी इनकी बाइफिकेशन पढ़ रखी है, तुम सब ने इसकी बाइफिकेशन डेफिनेटली पढ़ी रखी है पहले इन चैप्टर्स में, ठीक है। सो दीज आर नॉन करंट एसेट, दीज आर करंट एसेट। नॉन करंट एसेट यहाँ लिख के उनका टोटल, करंट एसेट्स लिख के यहाँ उनका टोटल, और ये आ जाएगा हमारा टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स मीन नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। सेम गोज फॉर लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में पहला आता है हमारा इक्विटी। इक्विटी के अंदर क्या क्या आता है हमारा? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स अगर रिडीमेबल हो, मैंने वो पॉइंट बताया था एक जगह, अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल हों तो वो नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट होते हैं, ना कि वो हमारा इक्विटी का पार्ट होते हैं। ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, मतलब कभी रिडीम नहीं होंगे, सो दीज विल बी इक्विटी का पार्ट। शेयर प्रीमियम, रिजर्व्स के अंदर आ जाएगा रिटेन्ड अर्निंग, ये है इक्विटी का टोटल पार्ट। नॉन करंट लायबिलिटी में लोन नोट्स आ सकता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आ सकता है, वो आ जाएंगे हमारे नॉन करंट लायबिलिटी का टोटल। और करंट लायबिलिटी का टोटल, करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है? ट्रेड पेबल, ओवरड्राफ्ट्स, ट्रेड एंड अदर पेबल्स, ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल, या जैसे पेबल्स हमारा जो होता था, क्रेडिटर्स, वो सारे हमारे आ जाएंगे करंट लायबिलिटी का टोटल। एंड दिस इज टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड, ठीक है गाइस। सो टेक 2 मिनट्स, इसको वीडियो को आई एम पॉजिंग हेयर, तो इसकी बैटरी भी ख़त्म हो रही है, तो मैं इसको एक बार चार्जिंग पे लगा रहा हूँ। तब तक इसको देखो, समझो अच्छे से, इस फॉर्मेट को लर्न कर लो, देन वी विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। सो गाइज आई होप तुमने फॉर्मेट ये पढ़ लिया होगा सारा, ठीक है। सो इसके बाद हमारा आता है बाइफिकेशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। सो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ की ये बाइफिकेशन है। तो बाइफिकेशन ऑफ करंट एसेट, करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है देखो। हमें पता है वैसे एसेट, करंट एसेट कौन से होते हैं, नॉन करंट एसेट कौन से होते हैं, हमने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा हुआ है, बट स्टिल दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो करंट एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स, या एसेट शुड बी क्लासिफाइड एज करंट एसेट इफ इट इज़ हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस, मतलब इसको हमने इन्वेस्ट करने के लिए नहीं रखा हुआ कि हमने इसको अपने पास रखना है काफ़ी लंबे के लिए, हमने इसको ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है। ट्रेडिंग मतलब जैसे स्टॉक लेंगे, बनाएंगे, बेचेंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 months ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो ये 3 कंडीशन हमारी होती है करंट एसेट की। एंड ऑल अदर एसेट शुड बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट एसेट। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आई डोंट थिंक इस चीज़ को हमें इस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है करंट लायबिलिटीज़। सो करंट लायबिलिटीज़ भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो करंट लायबिलिटीज़ कौन सी होती हैं? A liability should be classified as a current liability if it is expected to be settled in normal course of enterprise, it is held primarily for the purpose of being traded, it is due to be settled within 12 months of statement of financial position, and company does not have an unconditional right to defer the settlement for at least 12th month after the financial position date. इसका मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास कोई राइट नहीं है, कंपनी डज नॉट हैव अ अनकंडीशनल राइट टू डेफर दी पेमेंट, जैसे कोई पेमेंट हमें 3 महीने के अंदर देनी है, लेट्स से 10 लाख रुपीस, ठीक है, बट कंपनी चाहती है कि चलो उस बंदे से बात कर ली कि यार अगर मैं 3 महीने बाद का करूँगा ना तो ये मेरा करंट एसेट में आ जाएगा, तो एक काम कर, तू इसको 6 महीने का टाइम पीरियड कर दे ताकि मेरा नॉन करंट में आ जाए। हालांकि फ़र्क ऐसा कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा रेशोज़ में फ़र्क पड़ता है, जो हम अकाउंटिंग रेशोज़ हमने चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे इसका थोड़ा इफेक्ट आता है, लेकिन दिस इज़ द रीज़न वाई पीपल डू सो। अब अगर ये चीज़ होगी तो कंपनी हैज़ अ कंडीशनल राइट कि वो उसकी चीज़ करा सकती है, देन इट विल नॉट बी अ करंट लायबिलिटी। अगर कोई भी अनकंडीशनल राइट कंपनी के पास नहीं है इसको चेंज करने के लिए, देन ओनली इट विल बी कैटेगराइज्ड एज अ करंट लायबिलिटी। और बाकी जो बची लायबिलिटीज हमारी होती हैं दैट शुड बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है गाइस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड
लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस का भी फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट एक बार देख लो। तो इसका मैं तुम्हें शॉर्ट फॉर्मेट बता देता हूँ। पहले हमारा आता है रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन सेल्स, सेल्स में से माइनस हम करते हैं COGS। ये काम करते हैं, मैं सीधा सीधा फॉर्मेट ही दिखा देता हूँ, इसमें कुछ डिटेल नहीं है। सबसे पहले आता है हमारा रेवेन्यू, दैट इज सेल्स। सेल्स में से माइनस करते हैं हम कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला मोस्टली सबको पता होगा, दिस इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। वो वैल्यू हम यहाँ से माइनस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा हमारा दैट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट GP। इसके बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में हमारे आ जाएंगे नॉर्मली सेलिंग कॉस्ट, जैसे सेलिंग या एडवर्टीजमेंट के अगर कुछ खर्चे दिए हुए हैं तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन में मानेंगे। रेस्ट ऑल दी एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हमारे होंगे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जितने भी होंगे, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, सैलरीज, रेंट, जितने भी हमारे खर्चे होंगे, दोज एक्सपेंसेस विल कम इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम ये दोनों खर्चे माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर ऑपरेशंस। इसमें हम ऐड कर देंगे इन्वेस्टमेंट इनकम। अब इन्वेस्टमेंट इनकम मतलब कि हमने, एक तो होती है सेल्स, सामान बेच के पैसे आते हैं, एक होती है दिस इज बेसिकली एनी अदर इनकम। अगर बिजनेस को कोई भी अदर इनकम आ रही है, जैसे हमने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हुए थे, वहाँ से हमें पैसे आ रहे हैं, हमने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराया हुआ था, उससे हमें इंटरेस्ट आ रहा है, विच इज़ नॉट अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। मतलब वो बिजनेस का रेगुलर सोर्स नहीं है, दैट विल बी इन्वेस्टमेंट इनकम। और इसमें से माइनस कर देंगे हम फाइनेंस कॉस्ट, विच इज़ इंटरेस्ट एक्सपेंस। फाइनेंस कॉस्ट यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, इसमें से हम माइनस कर देंगे अपना टैक्स एक्सपेंस। दैट मीन्स, जो तुम्हें याद है मैंने बताया था कि जब हम वो बनाते हैं, जब मैंने तुम्हें बताया था टैक्स का, कि टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस में क्या वैल्यू आएगी हमारी, जो टैक्स में से माइनस होगी, उसमें था जितना हमारा प्रोविज़न है, प्लस अगर पिछले साल का प्रोविज़न अंडर था तो उसको ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे अगर पिछले साल का प्रोविज़न हमने ओवर बनाया हुआ था। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, रिवाइज कर लेना, टैक्स वाले चैप्टर में हमने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ी हुई है। तो वो जो वैल्यू हमारी आएगी दैट विल बी टैक्स एक्सपेंस। मैं फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज प्रोविजन फॉर करंट ईयर, जो भी करंट ईयर का प्रोविजन है, एड अंडर वैल्यूड प्रीवियस ईयर। अगर पिछले साल का जो हमने प्रोविजन बनाया था वो अंडर वैल्यू था, मतलब टैक्स हमने ज़्यादा पे करा था, खर्चा ज़्यादा हुआ था, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। माइनस कर देंगे ओवर वैल्यूड प्रीवियस ईयर। अगर प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रोविजन हमने ज़्यादा बनाया हुआ था, लेकिन असली में जो टैक्स हमने पे करा था वो कम पे करा था, वो तुम्हें गाइज ये कॉन्सेप्ट वहीं से याद आ जाएगा। वी हैव टू लिंक दी कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे मैं पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा नहीं बता पाऊंगा बिकॉज मैंने ऑलरेडी वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक है, तो ओवर वैल्यूड अगर प्रोविजन मेरा था तो उस प्रोविजन को हम यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस। पिछले साल का प्रोविजन ओवर वैल्यूड, तो ये जो भी वैल्यू आएगी हमारी, ये प्रॉफिट एंड लॉस में, दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू आएगी। और इसके बाद हमारा जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब आई एम पॉजिंग द वीडियो हेयर गाइज, इस फॉर्मेट को भी अच्छे से देख लो। हमने ईयर एंड एडजस्टमेंट कर ली, बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट देख लिया। अब सीधा सीधा हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन इसका पूरा कराऊंगा, हाउ टू मेक अ कंप्लीट बैलेंस शीट। अब इसमें चेंजेस इन इक्विटी भी आएगा, वो सारा करने के बाद। ठीक है, इसको देख लो एक बार। आई एम पॉजिंग द वीडियो है। चलो गाइस, आई बिलीव सब ने ये पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और आता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज़ लाइक एक्सटेंशन टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बिल्कुल हमारा सेम रहेगा जैसा हमने पढ़ा था, एग्जैक्टली सेम। अब फ़र्क क्या होगा, इसमें हम जो भी हमारी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मतलब ये कभी भी एज सच हमें रियल प्रॉफिट इससे नहीं मिलता, रियल प्रॉफिट अर्न नहीं होता। दीज आर जस्ट एक्सपेक्टेशंस, जैसे रीवैल्यूएशन,
अगर मैं एसेट को रीवैल्यू करता हूँ तो एक तरह से तो मेरा वो प्रॉफिट है, बट दैट प्रॉफिट इज़ नॉट एक्चुअल प्रॉफिट, इट इज़ अनरियलाइज प्रॉफिट, तो उसको मैं अलग से यहाँ पे शो करूँगा। और ऐसी अगर अनरियलाइज लॉस हुआ उसको यहाँ से माइनस कर दूंगा, एंड दिस विल बी मेरी कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। ये वाली जो इनकम मेरी होगी दिस विल बी जो हमारा प्रॉफिट हुआ है बिजनेस से, और ये वो वाली एबनॉर्मल इनकम, जैसे एबनॉर्मल इनकम या एक्सपेंस जो थी, तो हमारा आ जाएगा टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। ठीक है, नोट दैट एंटिटी कैन चूज टू प्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ टू सेपरेट स्टेटमेंट, या तो ऐसे बनाओ या ऐसे। अगर ऐसे बनाएंगे, अगर पहले वाली स्टेटमेंट बनाएंगे तो इसको सारे को अदर इन्वेस्टमेंट्स अदर इनकम में डाल के शो कर दो, अदरवाइज हम अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में अलग से शो कर सकते हैं, जैसा हमने स्टेटमेंट में करा है। आइटम्स रिक्वायरिंग सेपरेट डिस्क्लोजर, कौन कौन सी ऐसे आइटम्स हैं जिसको हमें सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ता है, वो हमारी हैं पहली रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ द कंपनी, इट्स लाइक रीवैल्यूएशन। देन प्रॉफिट्स एंड लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट होता है वो भी हमारा अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम या एक्सपेंस में आएगा। एंड इम्पेयरमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, इम्पेयरमेंट मतलब एसेट की वैल्यू परमानेंट गिराना, इट्स लाइक रीवैल्यूएशन ही, ये परमानेंट फॉल करना होता है एसेट की वैल्यू। जैसे तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है, वैसे क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा 1 लाख का है, बट आगे कम का बिकेगा, तुम्हें पता है कि क्लोजिंग स्टॉक की अब इसकी वैल्यू मार्केट में 70 की ही है, 70 का ही बिक सकता है, तो एक तरह से तुम्हारा 30 का लॉस है, तो वो तुम यहाँ पे दिखाओगे इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री। 1 लाख का तुम्हारा स्टॉक पड़ा है, क्लोजिंग स्टॉक, जिस पे इतना खर्चा हो चुका है, बट तुम्हें पता है कि मार्केट में वो 70 का ही बिकेगा, इससे ऊपर बिक ही नहीं सकता, तो 30,000 विल बी योर इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री का लॉस। ठीक है, इसकी गाइस देयर इज़ नो नीड, इसको अभी स्किप कर दो, छोड़ दो इसको। अब आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, तो हम सीधा या यहाँ से पढ़ते हैं। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले आएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस, शेयर कैपिटल का कितना ओपनिंग बैलेंस था, प्रीमियम का कितना ओपनिंग बैलेंस था, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना था, रिटेन्ड अर्निंग्स हमारी कितनी थी, और यहाँ आ जाएगा इन सबका टोटल। अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर शेयर्स इशू करे हैं तो शेयर कैपिटल में हम उसको ऐड कर देंगे। अगर प्रीमियम पे इशू करें हैं तो प्रीमियम भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। शेयर्स रिडीम तो होते नहीं हैं तो इसमें से कुछ भी माइनस नहीं होगा। रीवैल्यूएशन का अगर हमारा और ज़्यादा रीवैल्यूएशन फिगर बढ़ गई तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, अगर कम हो गई तो यहाँ से उसको माइनस कर देंगे, अगर कम हो गई तो यहाँ से उस वैल्यू को माइनस कर देंगे। जो भी हमारे प्रॉफिट्स होते हैं दोज आर एडेड इन रिटेन्ड अर्निंग्स, जो भी हमारे ड्यूरिंग द ईयर के प्रॉफिट्स होते हैं दोज आर एडेड इन रिटेन्ड अर्निंग्स, और जो भी डिविडेंड्स होते हैं उसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स में से माइनस करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो भी प्रॉफिट्स हमने कमाए थे उसमें से शेयर होल्डर्स को कितने पैसे दे दिए, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। तो डिविडेंड हम रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस कर देंगे, तो ये सबका टोटल आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा शेयर कैपिटल का टोटल, शेयर प्रीमियम का टोटल, रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल, रिटेन्ड अर्निंग का टोटल एंड ये टोटल। और इन सारे टोटल को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, बैलेंस शीट में अंडर इक्विटी। हमने पढ़ा था ना ऊपर, इक्विटी में सारे ये दिखाते हैं कि शेयर कैपिटल की इतनी वैल्यू है, शेयर प्रीमियम इतना है, रीवैल्यूएशन सरप्लस इतना है और रिटेन्ड अर्निंग इतना है टोटल। दिस इज हाउ वी मेक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। टेक 5 मिनट्स, इसको भी एक बार अच्छे से पढ़ लो। ठीक है गाइस, पॉज कर लो इसको, यहाँ पे इसको पढ़ लो। अब आगे अब आता है डिस्क्लोजर नोट्स। डिस्क्लोजर नोट्स बेसिकली क्या होते हैं कि डिस्क्लोजर नोट्स बेसिकली हर बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद हमें कुछ चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं कि डिस्क्लोज हम क्या क्या करेंगे। एक तो हम बताएंगे हमने कौन कौन सी पॉलिसीज़ यूज़ करी हैं इन मेकिंग द अकाउंट्स। जैसे पॉलिसीज़ क्या हो सकती हैं कि हमने कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज़ करा है, हमने कौन सा इन्वेंट्री का मेथड यूज़ करा है, फीफो लीफो वॉट एवर मेथड वी हैव यूज्ड। ठीक है, वो सारा हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। टू एक्सप्लेन द मूवमेंट बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ मेजर स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल पोजीशन आइटम, जो भी बड़ी चीज़ें हैं जैसे हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं ना, तो वो इज़ अ काइंड ऑफ डिस्क्लोजर नोट्स, इज़ अ काइंड ऑफ डिस्क्लोजर नोट्स कि वो बड़ी आइटमें होते हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। शो हाउ सर्टेन बैलेंसेज आर कैलकुलेटेड,
अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जैसे रिसीवेबल, ठीक है, रिसीवेबल मेरे थे 1 लाख के और इसमें से इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस हो गया 1000 का, तो मेरे कितने रह गए 99,000। अब बैलेंस शीट जो मैं बनाऊंगा उसमें तो ये वैल्यू आएगी 99, लेकिन एज अ चेकर उसको कैसे पता चलेगा कि वैल्यू 99 आई, तो उसको तुम डिस्क्लोजर नोट में अलग से शो करोगे कि रिसीवेबल पहले मेरे 1 लाख थे, देन उसमें से 1000 माइनस हो गए तो हमारा रह गया 99,000। जैसे तुम में से जिन बच्चों ने चैप्टर हमारा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट पढ़ा हो, उसमें हम वर्किंग नोट बनाते थे ना 5, नेट एसेट्स का वो सारा सेम चीज़ हमारी यहाँ पे होगी। एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे, आई विल शो क्वेश्चन में दिखा के, ठीक है, बस इसकी कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। सो ये बस यही होता है हमारा ये चैप्टर पूरा, और इसके बाद हमारा आता है पूरा एक क्वेश्चन। देखो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ तुम्हें करके गाइस। तो हाउ टू डू क्वेश्चन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें कैसे करना पड़ेगा एक क्वेश्चन, फॉर्मेट नहीं बनाना, सिर्फ वैल्यूज़ देखनी है। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हें करनी है, तुम अब हर क्वेश्चन के बाद यू विल फाइंड सम एडजस्टमेंट्स, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब हर एडिशनल इन्फॉर्मेशन तुम्हारे को सोचना पड़ेगा इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा, चाहे रफ पेज पे ये चीज़ लिख लेना कि हर एडजस्टमेंट का इफेक्ट किस किस चीज़ पे आएगा। जैसे जो पहली एडजस्टमेंट है इसका इफेक्ट कहाँ आएगा, एक तो कॉस्ट ऑफ सेल्स पहला इफेक्ट, और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड, दो इफेक्ट आते हैं ना, मैंने बताया था हर चीज़ के। तो इन्वेंट्री, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक, तो एक कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी इसकी एडजस्टमेंट होगी और बैलेंस शीट में एसेट साइड। रेंट वॉज प्रीपेड बाय 1000, तो 1000 जो प्रीपेड रेंट है इसको हम रेंट में एडजस्ट करेंगे, है ना। रेंट हमारा प्रीपेड है, मैंने बताया था ना, प्रीपेड जब होता है तो जब हमें निकालना पड़ता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आएगा, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, प्लस आउटस्टैंडिंग माइनस प्रीपेड, याद है वो चीज़। तो रेंट में से ये प्रीपेड माइनस हो जाएगा, और दूसरा दिस इज प्रीपेड, तो इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाना है। लाइट एंड हीट ओड अस 460 एट द एंड ऑफ दिस, ओड वॉज दिस, हमें इतना और बैलेंस देना है, दैट मीन्स दिस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो 460 का है ये हमारा लाइट एंड हीट में ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग का खर्चा है। और सेकंड इफेक्ट इसका क्या होगा, दिस इज अ लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा। लैंड इज टू बी रीवैल्यूड एट 250 एट द एंड ऑफ दिस, लैंड को हमें रीवैल्यू करना है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, लैंड में एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और दूसरा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, ठीक है। फॉलोइंग इज द फाइनल रिव्यू ऑफ रिसीवेबल्स एज ऑन दिस डेट, ये सारी इसमें दिया हुआ है कि हमें इतने बैड डेट्स राइट ऑफ करने हैं। द एंटिटी ऑल्सो एडजस्टेड अलाउंस फॉर रिसीवेबल, इतना अलाउंस हमें बनाना है। तो जितने भी चैप्टर्स हमने पुराने पढ़े हैं सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज़ होंगे। अब यहाँ पे हमें यही निकालना है कि अलाउंस प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आएगा और बैलेंस शीट में कितना आएगा, ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो मैं सीधा तुम्हारे को इसका क्वेश्चन स्टार्ट करके दिखाता हूँ गाइस। इनकम टैक्स चार्ज जो होगा ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज दिस। डेप्रिसिएशन हमें बता दिया, बिल्डिंग पे इतनी, फर्नीचर पे इतनी, मोटर व्हीकल पे इतनी, ये डेप्रिसिएशंस बताई हुई हैं गाइस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, हाउ विल बी डू द क्वेश्चन, देखो ध्यान से। अब सबसे पहले हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो ये क्वेश्चन है इसमें से मैं टिक कर लेता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आएगा, सेल्स परचेज प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार है, रिटर्न्स, दिस इज सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न, ये सेल्स और परचेज में से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। वेजेस हमारा उसमें आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, रेंट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, मोटर एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में, इंश्योरेंस उसमें आएगा, इररिकवरेबल डेट उसमें आएगा, अलाउंस नहीं आता, डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा, लाइट एंड हीट आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट आएगा, मोटर व्हीकल्स नहीं आएगा हमारा, फर्नीचर फिक्सचर नहीं आएगा, लैंड, रिसीवेबल बैंक, इनकम टैक्स अंडर प्रोविजन ये हमें देखना पड़ेगा, बिल्डिंग नहीं आएगा, रिटेन्ड अर्निंग प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस की मुझे मोस्टली सारी फिगर्स यहाँ से मिल गई, ठीक है। सो व्हाट विल आई डू, अब मैं जो क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा, सबसे पहले मुझे क्या बनाना होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट मीन्स सेल्स। तो सेल्स में आई विल राइट दिस सेल्स माइनस जो मेरी सेल्स रिटर्न है, नहीं सॉरी गाइस मैं उल्टा बोल गया, सॉरी, सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, दिस सेल्स
माइनस सेल्स रिटर्न, ये मैं लिख दूंगा सेल्स के अंदर, सिर्फ वैल्यूज पंच इन करनी है, ठीक है। ये आ जाएगा सेल्स के अंदर। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है, ये रही वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की, है ना। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा, मैं एक बार वैल्यूज तुम्हें वेरीफाई करा देता हूं। देखो गाइस, तो सेल्स की जो हमारी वैल्यू आएगी दैट विल बी 365,200 माइनस 1200, तो सेल्स आ गया 36400। एक बार चेक करते हैं सॉल्यूशन में, सेल्स 36400। कॉस्ट ऑफ सेल्स का हमारा फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है मुझे 23340 प्लस परचेज 266,800 माइनस परचेज रिटर्न 1600 माइनस क्लोजिंग स्टॉक वॉज 256,880 तो 262,860, तो 262,860 ये आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। उसके बाद हमारा निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो सिंपल दिस माइनस दिस ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। देन हमारा आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे सेलिंग एक्सपेंसेस एसेट्स नहीं दिख रहे, तो ये सारे एक्सपेंसेस को मैं एडमिनिस्ट्रेशन में डाल दूंगा। अब पहले हैं वेजेस, ठीक है। अब देखो गाइस, वेजेस पे कोई एडजस्टमेंट है, देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। चलो इन्होंने क्या करा हुआ है, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इज अ बिग एक्सपेंस, तो इसका इन्होंने वर्किंग नोट बना दिया, सारे वेजेस डाल दिए। जो रेंट हमारा ट्रायल बैलेंस में था 13,000, उसमें से मैंने बताया था 1,000 हमारा प्रीपेड रेंट है, तो प्रीपेड रेंट हमारा नॉर्मल रेंट में से माइनस होते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में 12,000 आएगा। मोटर एक्सपेंसेस एज इट इज, इंश्योरेंस एज इट इज। अब इररिकवरेबल डेट्स, देखो ट्रायल बैलेंस में पहले जो हमारे बैड डेट्स थे दैट वर 984। अब मैं बता दूं, मैंने वेजेस लिख दिया यहाँ पे, जो मैं सर्कल करता जा रहा हूँ वो मैंने लिख दिया, मतलब रेंट आ गया, मोटर एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस। बैड डेट्स मेरे पहले थे 984। क्वेश्चन में बोला कि हमें 130 का बैड डेट्स और नया बनाना है, तो 984 प्लस 130 ये नया प्रोविजन, नए बैड डेट्स हो जाएंगे टोटल 984 प्लस 130, ठीक है। और पहले जो मेरा प्रोविजन बना हुआ था यहाँ पे मैंने देखा था, एक सेकंड गाइस, मैंने देखा था यहाँ पे प्रोविजन, ये रहा। ऑलरेडी जो मैंने अलाउंस बनाया हुआ है दैट इज 588। ऑलरेडी प्रोविजन कितना बनाया हुआ है मैंने 588। अब 588 में से मुझे नया प्रोविजन कितना बनाना है 516। कितना बनाना है प्रोविजन 516, तो ये ज़्यादा प्रोविजन बनाया था 72, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस हो जाएगा, तो 72 प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस हो जाएगा। और इररिकवरेबल डेट 984 प्लस जो नए बैड डेट्स हुए थे 130 माइनस 72, ये आ जाएगा हमारा 1042। तो ये यहाँ पे इन्होंने यही करा होगा गाइस, देखते हैं वर्किंग नोट में, ये इन्होंने अलग से लिख दिया इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस टोटल और माइनस 72, ये इन्होंने अलग से लिख दिया, ठीक है। ये समझ आ गया गाइस। अब उसके बाद लाइट एंड हीट का मैंने बताया था, ये हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है, और ये वाली वैल्यू आउटस्टैंडिंग थी कि हमें और पे करना है, एज इट इज आ गया। बैंक इंटरेस्ट आ गया, सन्ड्री इनकम आ गया, जितने भी एसेट्स थे उस पर जो डेप्रिसिएशन थी वो तुम्हारे को पूरा फॉर्मूला लगा के जो डेप्रिसिएशन चैप्टर है वैसे करना पड़ेगा, तो ये तुम्हारी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ठीक है। तो देखा जाए तो इसमें से एक्सपेंसेस मैंने सारे लिख दिए, सर्कल किस किस पे हो गया, इस पे हो गया, इस पे हो गया, प्रोविजन ये खत्म हो चुका है, ये एडजस्टमेंट हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ इनकम, ये तो अदर इनकम में आएगा, अभी इसको लिखेंगे नहीं यहाँ पे। लाइट एंड हीट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट हो गया। सो ये सारी चीज़ें जो सर्कल मैंने हैं इनको मैंने लिख के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड में इसमें डाल दिया। तो उसके बाद कैलकुलेट कर लिया मैंने। अच्छा, इसमें डिस्काउंट रिसीव्ड में माइनस कर दूंगा, डिस्काउंट रिसीव्ड जो अदर इनकम है, ये वाला डिस्काउंट रिसीव्ड 1622, इसको मैं माइनस कर दूंगा एडमिनिस्ट्रेटिव में, इन्होंने यहाँ माइनस कर दिया, देखो गाइस
ये इन्होंने डिस्काउंट यहाँ से माइनस कर दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, ये टोटल आ गया हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे लिख दिया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया, जीपी ऊपर से माइनस करके इन दोनों को, देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, यहाँ से आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आता है इनकम टैक्स चार्ज। अब इनकम टैक्स चार्ज मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, हमने प्रोविजन यहाँ पे मैंने पढ़ा था कहीं पे, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, इनकम टैक्स अंडर प्रोविजन, मतलब एक्चुअली मैंने टैक्स ज़्यादा पे किया है और इनकम टैक्स का प्रोविजन जो था वो कम था। दैट मीन्स 100 रुपीज़ इस साल मेरा एक्सपेंस बन जाएगा, है ना, पूरा साल ये था, लास्ट में जो मेरा प्रोविजन था दैट इज़ डिफरेंट। ड्यूरिंग द ईयर पिछले साल का जो टैक्स मैंने पे करना था दैट वाज अंडर, तो 100 रुपये मैंने एक्स्ट्रा पे करा। तो प्रोविजन फॉर करंट ईयर, अब प्रोविजन फॉर करंट ईयर ये इन्होंने यहाँ दिया हुआ एडजस्टमेंट में, देखो इनकम टैक्स चार्ज फॉर द करंट ईयर वॉज 7300, तो 7300 वॉज करंट ईयर प्रोविजन प्लस अंडर वैल्यूड ऑफ प्रीवियस ईयर, दैट मीन्स जो ये था हमारा अंडर प्रोविजन, तो ये हम ऐड कर देंगे तो 7400 हमारा टैक्स आ जाएगा। तो 7400 टैक्स हमारे यहाँ आ गया, ये आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये हमारा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या आएगा, जो रीवैल्यूड थी बिल्डिंग, है ना, इसमें क्या लिखा था एडजस्टमेंट में, लैंड इज टू बी रीवैल्यूड टू 2,50,000, लैंड को 250 लिखना है। पहले लैंड कितनी थी, पहले थी 1 लाख, अब होगी 250, दैट मीन्स 150 का रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो उस प्रॉफिट को हम रीवैल्यूएशन प्रॉफिट में यहाँ लिख देंगे, ये हमारा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दिस इज सिंपल, नॉट डिफिकल्ट। सिर्फ एक दो, अगर गाइस कोई डाउट हो ना तो एक दो बार ये वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, तुम्हें सारा समझ आ जाएगा। इट्स नॉट डिफिकल्ट, सिर्फ ये कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यू हैव टू रीड दिस चैप्टर 2-3 टाइम्स। और इस चैप्टर में सारे पुराने जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं उन सब का कॉन्सेप्ट यूज होके क्रक्स यहाँ पे बनता है। ठीक है, सो ये हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेट्स गो फॉर बैलेंस शीट नाउ। अब प्रॉफिट हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी आ रही है, 166,944। लेट्स सी दी बैलेंस शीट पार्ट। अब बैलेंस शीट में सबसे पहले आता है नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स में जैसे यहाँ इन्होंने वर्किंग नोट 5 बनाया हुआ है, दिस इज कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑल एसेट्स। ये सारे एसेट्स का कैरिंग अमाउंट है। तो जो हमने चैप्टर डेप्रिसिएशन पढ़ा था वैसे ही इन्होंने वर्किंग नोट बनाया हुआ है। देखो ये रहा वर्किंग नोट, देखो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन इतनी लगी है, फर्नीचर फिक्सचर पे इतनी लगी है, मोटर व्हीकल पे इतनी लगी है। ठीक है, तो टोटल प्रोविजन इतना हो गया। ये बेसिकली तुम अकाउंट बना के भी कर सकते हो। हमारा ओपनिंग प्रोविजन जो था दैट वाज दिस इज योर ओपनिंग प्रोविजन accumulated depreciation for each asset. ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन इतनी लगी, तो क्लोजिंग accumulated depreciation ये हो गया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एसेट वाज दिस, कॉस्ट में तो कोई चेंज आता नहीं है। प्रोविजन जो accumulated था वो मैं यहां से माइनस कर दूंगा। जो भी बैलेंस शीट में हमारा accumulated depreciation होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, वो मैं यहां से माइनस कर दूंगा। ये आ जाएगा कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑल दी एसेट्स। कॉस्ट माइनस accumulated depreciation विल बी दी कैरिंग अमाउंट ऑफ दी एसेट्स। समझ आएगा इस? ठीक है, हो तो ये मेरा आ जाएगा कहाँ पे थे हम, बैलेंस शीट में थे। ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे। देन करंट एसेट्स में मेरा आ जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री, है ना, यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में हमें गिवन ही थी, ये देखो ये 25680, दिस इज द क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये हमने माइनस कर दी यहाँ से। अब इसके बाद हमारा आता है रिसीवेबल्स। अब ये ध्यान से देखना गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट। रिसीवेबल्स यहाँ कैसे आया, ऑल्दो हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो तुम्हें आइडिया होगा ही ऑफ कोर्स। अब ये रिसीवेबल्स कैसे आया,
ध्यान से देखना गाइस, मैं यहाँ पे करता हूँ। हमारे पास रिसीवेबल्स पहले कितने थे? रिसीवेबल्स का बैलेंस होता है डेबिट 17330, इतने रिसीवेबल्स थे। रिसीवेबल्स में मैं प्लस कर दूंगा, सॉरी माइनस कर दूंगा जो मेरे नए डेटर्स आए हैं। रिसीवेबल्स में मैं माइनस कर दूंगा जो मेरे नए डेटर्स आए हैं, वो बैड डेट्स हुए सॉरी 130, तो माइनस 130, ठीक है। ये मेरे आ गए रिसीवेबल्स 17200। अब इसमें मैं प्लस कर दूंगा जो मेरा अंडर प्रोविजन था। अंडर प्रोविजन कितना था गाइस? मैंने निकाला था अंडर प्रोविजन आई थिंक 72, आई थिंक 72 was the under provision. Let me just check guys. एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, सॉरी गाइस। सो इसमें बेसिकली क्या होगा, रिसीवेबल्स हमारे इतने थे, उसमें से जो लास्ट में बैड डेट्स हुए वो मैंने माइनस कर दिए, और अलाउंस जो मैंने बनाना था, क्लोजिंग अलाउंस मेरा कितना था, क्वेश्चन में था ना कि हमें जो अलाउंस इस साल के लिए बनाना है दैट इज 516 हमें इस साल के लिए प्रोविजन बनाना है। तो हमारे डेटर्स कितने आएंगे या रिसीवेबल्स कितने आएंगे? रिसीवेबल विल बी दिस माइनस 516, बैलेंस शीट में हम इतने रिसीवेबल शो करेंगे। तुम्हें याद होगा मैंने क्या बताया था, वैसे रिसीवेबल्स में से अलाउंस माइनस नहीं होता, लेकिन बैलेंस शीट में दिखाने के लिए हम रिसीवेबल में से माइनस करते हैं क्लोजिंग अलाउंस। वैसे माइनस नहीं होता, जस्ट फॉर बैलेंस शीट हम इसको यहां से माइनस करते हैं। तो रिसीवेबल्स भी हमारे हो गए, रिसीवेबल्स हो गए, सॉरी प्री पेमेंट। अब तुम्हें याद एक पॉइंट मैंने बताया था, रेंट प्रीपेड है अगले साल का, रेंट वॉज प्रीपेड 1000 का, तो वो प्रीपेड रेंट यहाँ पे आ जाएगा 1000। और कैश एट बैंक मुझे क्वेश्चन में दिया ही हुआ एज इट इज, तो मोटर व्हीकल मेरा हो गया, इस पे डेप्रिसिएशन हो गया, फर्नीचर फिटर इस पे डेप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग मेरा हो चुका है, बैंक मुझे एज इट इज दिया ही हुआ है, रिसीवेबल मेरा हो गया, बिल्डिंग भी मेरा हो गया, और बिल्डिंग पे मैंने एडजस्टमेंट भी कर दी, ये वाली मतलब बिल्डिंग इन द सेंस जो हमने वो बनाया है फिक्स एसेट्स, तो वो सारे में कवर हो गया ना, ठीक है। अब आता है गाइस आगे वाला पार्ट, तो इसमें कैश एट बैंक ये भी हो गया। अब आता है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ये क्वेश्चन में हमें गिवन थी 1 लाख, देखो 1 लाख हमें क्वेश्चन में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल गिवन थी, वो हमने लिख दिया। इसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस हमारा कितना था, तो जब हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे, वहां पे रीवैल्यूएशन सरप्लस 150 आ जाएगा। पहले क्वेश्चन में अगर तुम देखो बैलेंस शीट, पहले क्वेश्चन में कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस नहीं गिवन था, कोई इसमें रीवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है, तो नया 150 का बना है, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस वो आ गया। अब रिटेन्ड अर्निंग कितनी थी हमारी 104800, और ड्यूरिंग द ईयर हमने प्रॉफिट्स कितने कमाए हैं 166944, तो रिटेन्ड अर्निंग में आ जाएगा 104800, और जो हमने प्रॉफिट अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर, ये हमारा आ गया टोटल रिटेन्ड अर्निंग, है ना। रिटेन्ड अर्निंग जो स्टार्टिंग में थी हमारी, उसमें जो प्रॉफिट मैंने अर्न किया है, दिस इज फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो यहां आ गया। इसके बाद एक सेकंड गाइस, इसके बाद इनकम टैक्स लायबिलिटी, हमें पता है कि इस साल का हमने प्रोविजन कितना बनाया था 7300, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस में हमने लिखा था 7300 प्लस जो पिछले साल का अंडर वैल्यू था, लेकिन इस साल का प्रोविजन कितना था लायबिलिटी, दैट वाज 73। ट्रेड पेबल एज इट इज क्वेश्चन में गिवन थे, और एक हमारा एक्सपेंस पेबल था लाइट हीट वाला, वो हमने यहां लिख दिया, और ये हमारा आ गया टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड, एंड दिस इज टोटल ऑफ एसेट साइड, एंड बैलेंस शीट इज मैचिंग। तो बेसिकली गाइस तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू रिवाइज दिस चैप्टर अच्छे से। ये जो मैंने क्वेश्चन पूरा कराया इसको 3 4 5 बार देखो, तभी क्लियर होगा, एक बारी में नहीं क्लियर हो सकता। एक बारी पढ़ोगे, कोशिश करो खुद समझने की, देन दोबारा वीडियो देखो रिवाइंड करके, देन दोबारा समझो, दोबारा रिवाइंड करो, एंड ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन बाय योर ओन।
एक क्वेश्चन कर लो इस चैप्टर का, बिल्कुल ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, एक क्वेश्चन कर लो, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, क्योंकि दिस क्वेश्चन विल टेक लॉन्गर टाइम पूरा सॉल्व करने में। तो एक दो क्वेश्चंस कर लो इसके, ये और नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स इट। इन्हीं को रिवाइज कर लेना, क्योंकि एग्जाम में अगर कोई भी एडजस्टमेंट ऊपर नीचे होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इन्हीं को अच्छे से रिवाइज कर लो, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लो, दैट्स इट। ठीक है गाइस, कोई डाउट हो किसी को तो व्हाट्सएप का ग्रुप मेरा है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन व्हाट्सएप ग्रुप। नहीं है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना 9888737340 में। आई हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ स्पेसिफिकली फॉर F3, तो उसके अंदर मैं जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दूंगा। मोस्टली मैं ट्राई करता हूँ क्लियर करने के। इसके बाद हमारा आता है गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुम कर लेना, दिस इज योर होमवर्क, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ज़्यादा भी एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 1, अंडरस्टैंडिंग 2, ये दोनों कर लेना गाइस। आई थिंक जो नई बुक है उसमें सिर्फ टेस्ट अंडरस्टैंडिंग एक ही दी हुई है, दो नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। अब इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड का मतलब क्या होता है, देखो गाइस, व्हाट एग्जैक्टली हैपन इज, जैसे 1 अप्रैल 2018, 31 मार्च 2019, एक कॉन्सेप्ट मैंने सारे स्टूडेंट्स को बताया था कि हमारी जो वीडियोस कह रहा हूँ सॉरी, हमारी जो फाइनेंशियल ईयर होता है, भले ही वो एंड इस डेट पे होता है, लेकिन जो हमारी बुक्स फाइनल होती हैं दैट टेक्स अनदर 3 to 4 months, 3 से 4 से 5 या 6 महीने, 6 months लगा लो, अनदर 6 months तक लगने के बाद हमारी बुक्स जो होती हैं वो फाइनल होती हैं। ठीक है, अब पॉइंट क्या है जो एडजस्टिंग इवेंट ये बता रहे हैं, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर इस टाइम पीरियड में कोई भी ऐसी चीज़ हुई जिसका इफेक्ट डायरेक्टली इस बैलेंस शीट से रिलेटेड है, इस टाइम पीरियड में जब तक हम अपनी बुक्स फाइनलाइज कर रहे हैं, बुक्स अगर हम फाइनलाइज कर रहे हैं, बुक्स फाइनलाइज करने तक अगर कोई भी चीज़ ऐसी हुई जिसका डायरेक्ट इफेक्ट आता है हमारा इस फाइनेंशियल ईयर का जिसकी हम बुक्स बना रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे, तो हमें इसको इस बैलेंस शीट में, इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। अगर हालांकि तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे दिखा देंगे, हो तो 31 मार्च के बाद रहे, हो 31 मार्च के बाद रहा है, लेकिन जब तक तुमने बुक्स फाइनल किए हैं तुम्हें पता चल चुका है कि 31 मार्च वाली बैलेंस शीट में ये चीज़ होनी है। जैसे एक बंदा था, उससे तुम्हें 1 लाख रुपए आने थे, हुआ क्या, तुम्हें बुक्स फाइनल होने के 2 महीने पता चला कि उससे कुछ नहीं आना, उसकी डेथ होगी और उसकी सारी फैमिली सब जा चुकी है, तुम्हें कुछ नहीं आना, तो यू नो कि उसके पैसे नहीं आने। अब जब तुम बुक्स फाइनल करोगे, तुम इस डेट को जो बैलेंस शीट बनाओगे, यहाँ इस 1 लाख का इफेक्ट डालोगे। तुम बोलोगे कि सर क्यों हम उसको अगले साल क्यों ना दिखाएं, दिस इज लॉजिक। बुक्स फाइनल करने से पहले तुम्हें पता चल चुका है कि वो पैसे नहीं आने, इस साल ना दिखा के अगले साल दिखाओ, दैट इज नॉट द थिंग। उसका फायदा क्या हुआ, पता ही है तुम्हें पैसे नहीं आने। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू IAS 10 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ये यही बोलता है, जो भी चीज़ें हमारी रिपोर्टिंग पीरियड में होती हैं, अगर उनका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी बैलेंस शीट में आएगा तो हमें उसे अलग से शो करना है। अगर उसका डायरेक्ट इफेक्ट बैलेंस शीट में नहीं आएगा तो हमें उसको अलग से शो नहीं करना। ठीक है गाइस, तो इसमें यही बताया हुआ, देखो, एक होते हैं एडजस्टिंग इवेंट, एक होते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट। जो एडजस्टिंग इवेंट होते हैं, दे प्रोवाइड एडिशनल एविडेंस ऑफ कंडीशन एग्जिस्टिंग एट द रिपोर्टिंग डेट, मतलब हमारे पास प्रूफ है कि इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में आएगा तो हम इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करेंगे। नॉन एडजस्टिंग इवेंट, अब इसमें कोई हमारे पास मेथड नहीं है, तो अगर इसका गोइंग कंसर्न से इंपैक्ट पड़ता है, चलो इसको छोड़ दो गाइस, इसका कोई फायदा नहीं है, यू कैन जस्ट इग्नोर दिस पार्ट, इसको छोड़ दो। हम सीधा एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जिसके क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो गाइस एडजस्टिंग इवेंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं? सो एडजस्टिंग इवेंट्स, दीज इवेंट्स प्रोवाइड एडिशनल एविडेंस ऑफ कंडीशन एग्जिस्टिंग एट द रिपोर्टिंग डेट। फॉर एग्जाम्पल, any receivable at the reporting date which are subsequently regarded as possibly not being collectible may help to quantify the allowance for receivables required as on reporting date। मतलब जिस दिन हम बुक्स क्लोज कर रहे हैं उस डेट का हमें पता चला एक बंदा था जिसके पैसे आगे जाके नहीं आने जब तक हम बुक्स फाइनल कर रहे थे।
तो रिपोर्टिंग डेट क्या होती है मैं बताता हूँ. 1 अप्रैल 2018, 31 मार्च 19 और ये जैसे है 30 सितंबर. दिस इज़ रिपोर्टिंग डेट और दिस इज़ जब हम बुक्स फाइनलाइज करते हैं. तो रिपोर्टिंग डेट तक हमें पता चला कि कोई डेटर था जिसके पैसे हमें अब नहीं आने, इस पीरियड में पता चला. तो हम इसका इफ़ेक्ट बैलेंस शीट में दिखा देंगे, क्योंकि इससे हम जो अलाउंस बनाएंगे उसमें हेल्प मिल जाएगी. हम अलाउंस और ज़्यादा एक्यूरेट बना पाएंगे, क्योंकि ये पैसे तो आने ही नहीं है, इसका अलाउंस बना के फ़ायदा क्या है. तो इसको तो हम सीधा बैड डेट्स दिखा देंगे. अब ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए पढ़ना, एग्जाम्पल्स ऑफ एडजस्टिंग इवेंट. एडजस्टिंग इवेंट के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं. इसी में से क्वेश्चन आता है कि बताओ कौन से इवेंट्स हैं जो बैलेंस शीट में एडजस्ट होंगे, कौन से नहीं होंगे. तो फर्स्ट इज द सेटलमेंट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट ऑफ अ कोर्ट केस विच कन्फर्म अ ईयर एंड ऑब्लिगेशन. तुम्हारे अगेंस्ट एग्जाम्पल, कंपनी के अगेंस्ट कोई कोर्ट केस चल रहा था, 31 मार्च जब तक रिपोर्टिंग डेट है वहाँ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ. लेकिन रिपोर्टिंग डेट के बाद बुक्स फाइनलाइजेशन से पहले हमें पता चला कि हम कोर्ट केस हार चुके हैं और हमें पैसे देने ही पड़ेंगे. तो हमें 31 मार्च को एक लायबिलिटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि हम केस हार चुके हैं बुक्स फाइनल होने से पहले, तो हमें इसको लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा. द रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन आफ्टर रिपोर्टिंग डेट दैट इंडिकेट्स दैट एसेट वॉज इम्पेयर्ड एट रिपोर्टिंग डेट. मतलब हमने रिपोर्टिंग डेट को जो एसेट्स दिखाए थे उसमें से एक एसेट था, हमें पता चल गया कि इसकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा गिर गई है, इम्पेयर हो चुकी है, गिर चुकी है. ठीक है, मार्केट वैल्यू जो है वो कॉस्ट से भी काफ़ी नीचे आ गई है. तो हमें उसकी वैल्यू कम करके दिखानी पड़ेगी रिपोर्टिंग डेट पे ही, चाहे वैल्यू बाद में गिरी है बट बुक्स फाइनल होने से पहले गिरी है, तो हमें इसको दिखाना पड़ेगा. Bankruptcy of a customer after reporting date that confirms the year-end debt is irrecoverable. I've already given you this example. If a person from whom you have to receive some amount and वो person bad debt हो जाता है, तो क्या होगा, हमें भले ही रिपोर्टिंग डेट पे नहीं पता था लेकिन बुक्स फाइनल होने से पहले पता चल गया, तो हम इसको डिस्क्लोज करेंगे. सेल ऑफ इन्वेंट्रीज आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड एट अ लोअर प्राइस. अब देखो, तुम लेट से शर्ट्स, टी शर्ट सेल करते हो, तुम्हारे पास टी शर्ट्स कुछ हैं. नॉर्मली टी शर्ट मैंने बताया था कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लेस, याद है ना, हम उस पर शो करते हैं. 31 मार्च को जो मार्केट प्राइस था दैट वाज हायर, तो ऑब्वियसली हमने टी शर्ट कॉस्ट पे दिखाई होगी. लेकिन जब तक हम बुक्स फाइनल करने लगे तो हमें पता चला कि अप्रैल या मई में, जैसे मई में इन शर्ट्स की डिमांड बिल्कुल ख़त्म होगी और इसका प्राइस, मार्केट प्राइस बहुत कम रह गया. ऑल्दो 31 मार्च को मार्केट प्राइस ज़्यादा था, लेकिन बुक्स फाइनल होने से पहले हमें पता चल गया कि ये तो बहुत सस्ती बिक रही है भाई, ये तो वो रेट रहा ही नहीं. तो जब हम अपनी बुक्स फाइनल करेंगे हमें उनके अंदर इसकी वैल्यू का इफ़ेक्ट दिखाना पड़ेगा और वैल्यू कम करके दिखानी पड़ेगी. जैसे इस चीज़ का इम्पैक्ट जो है वो इस बार बहुत कंपनीज ने करा है बिकॉज ऑफ कोरोना. बिकॉज ऑफ 31 मार्च को सबको नहीं पता था कि इतने चेंजेस आएंगे, बाद में बिजनेसेस में काफ़ी फॉल्स आए हैं, प्राइसेस में बहुत चेंजेस हुए हैं. तो इसीलिए रिपोर्टिंग डेट पे, और अभी तक सितंबर एंड भी नहीं हुआ तो बुक्स भी फाइनल नहीं हुई, तो बहुत कंपनीज ऐसी हैं जो चेंजेस हो रहे हैं. जैसे बैड डेट्स बहुत सारे हो गए, लोगों ने पैसे देने से मना कर दिया. तो अगर तुमने ACCA की होती तो आज की डेट में तुम्हारी बहुत डिमांड होती, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ACCA तो करता है. हालांकि अकाउंटेंट भी करते हैं बट ACCA डू दिस थिंग्स इन अ बेटर वे, बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो ये चीज़ तुम सारे करते हैं. अभी तुम उनको बोलते कि सर देखो उस बंदे ने पैसे नहीं दिए, हालांकि 31 मार्च तक हमें लग रहा था आ जाएंगे, बट बुक्स फाइनल होने से पहले हमें पता है कि वो आएंगे नहीं, तो वहीं उसी ईयर में दिखा के ख़त्म करो बैड डेट्स. वो चीज़. Determination after the reporting date of the cost of asset purchase or proceeds from sale before the reporting date. The determination after reporting date of cost of asset purchased or proceeds from asset sold before reporting date. ये मुझे भी समझ नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हैं. Of cost of asset purchased or proceeds from sale of sale बिफोर द इसको छोड़ दो गाइस, कोई चक्कर नहीं, अगर पॉइंट आता है तो देख लेना, कुछ खास नहीं है.
डिस्कवरी ऑफ अ फ्रॉड और एरर शोइंग दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अब हम जब बुक्स फाइनल कर रहे थे हमें पता चला कि देयर इज़ अ सिचुएशन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है, हमें ये 31 मार्च को दिखाना पड़ेगा। तो दीज ऑल आर एडजस्टिंग इवेंट्स। अब इसके बाद आएंगे नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इसके भी एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं गाइस। नॉन एडजस्टिंग इवेंट में सबसे पहले आएगा अनाउंसिंग अ प्लान टू डिसकंटिन्यू एन ऑपरेशन। हमने रिपोर्ट, अब ये बात हो रही है रिपोर्टिंग पीरियड के बाद की, सब कुछ रिपोर्टिंग पीरियड के बाद ही हो रहा है गाइस, लेकिन बुक्स फाइनल होने से पहले इस पीरियड में हो रही। तो हमने कोई नया प्लान बनाया कुछ टू डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, तो हमने ये प्लान यहाँ पे बनाया, इसका इस फाइनेंशियल ईयर से कोई लिंक नहीं है। यहाँ तक तो सेल हुई थी, परचेज हुई थी, सब हुआ था, नेक्स्ट ईयर हमने वो प्लान बंद करा है, तो इसको हम बुक्स में शो नहीं करेंगे। मेजर परचेज ऑफ एसेट, हमने यहाँ पे कोई एसेट परचेज करा है तो इस साल करा है, उसका पिछले साल से क्या लिंक है? कोई लिंक नहीं है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट बाय फ्लड एंड फायर, कोई एसेट हमारा जल गया, कुछ हो गया, ये हो गया, तो भाई वो तो उसमें इस साल में तो कोई चेंज नहीं आया ना, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस ईयर, इस साल का इफेक्ट नहीं है, उसके बाद जला है। यहाँ पे तो इस डेट को तो एसेट था ना हमारे पास, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। एंटरिंग इनटू अ सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स और कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़, कोई नई लायबिलिटी बन चुकी है, कोई नया कमिटमेंट है, कोई नया कोर्ट केस हो गया है, तो दैट इज़ रिलेटेड टू दिस ईयर, पिछले साल से रिलेटेड नहीं है। कमेंसिंग अ कोर्ट केस अराइजिंग आउट ऑफ इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, सेम रिपोर्टिंग डेट के बाद कुछ नए कोर्ट केस हो गए हैं, तो ऑब्वियसली वो पिछले साल उसका इफेक्ट कोई भी नहीं आएगा। ठीक है गाइज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, दैट इज एडजस्टिंग इवेंट्स एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। ठीक है गाइज, अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एडजस्टिंग इवेंट्स फॉर बिग कंपनी। द ईयर एंड हमारा हो रहा है 30 जून को और अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 18 अगस्त को, दैट मीन्स जुलाई अगस्त 48 डेज़ में हमारी बुक्स क्लोज हो रही हैं। ये सारी चीज़ें हमें 48 डेज़ के अंदर पता चली हैं, तो हमें देखना है कि कौन कौन से एडजस्टिंग इवेंट होंगे। पहला, सेल्स फॉर द ईयर एंड इन्वेंट्री ऑन 2 जुलाई एट लेस देन कॉस्ट, मतलब 2 जुलाई को हमने जब सेल्स करी वो कॉस्ट से कम हुई। अब तुम बोलोगे कि सर इस सेल्स का पिछले साल से क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर स्टॉक तुम्हारा कॉस्ट से भी सस्ता बिके, दैट मीन्स तुमने जब इस डेट को बुक्स बनाई होंगी तो तुमने कॉस्ट ज़्यादा दिखाई है और उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तुम बुक्स क्लोज कर रहे हो तुम्हें पता है कि कॉस्ट कम है, तो दैट मीन्स इसका इफेक्ट तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक में दिखाना पड़ेगा। और देखा जाए तो चारों ऑप्शंस में हमारा 1-1-1 ऑप्शन आ ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स ऑन 4 जुलाई। 4 जुलाई को नए शेयर मैंने इशू किए हैं, मैं बना देता हूँ यहाँ पे, दिस इज़ रिपोर्टिंग डेट और ये है वो टाइम पीरियड, दिस इज़ 30 जून और ये है 18 अगस्त। हमने यहाँ पे कुछ शेयर इशू किए हैं, क्या फ़र्क पड़ता है उसका? पिछले साल से तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो सेकंड तो आएगा ही नहीं। अब सेकंड नहीं आएगा मतलब बी भी गलत है, सी भी गलत है। अब देखो गाइस, ये तरीका होता है पढ़ने का। अब बी भी गलत है और सी भी गलत है, बचा ए एंड डी। अब ए है 146, डी है 1456, मतलब 146 तो है ही है एडजस्टिंग इवेंट, हमें सिर्फ देखना है 5 आएगा कि नहीं आएगा। दिस इज़ अ वे टू डू अ क्वेश्चन इन अ क्विकर वे। 146 तो तीनों में आ रहा है, दैट मीन्स 146 ये तो है ही है। अब 5 है कि नहीं ये हम देखते हैं, तो 5 इज़ ऑल ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ अ कॉम्पिटिटर वर एक्वायर्ड ऑन 21 जुलाई। हमने किसी कॉम्पिटिटर के शेयर यहाँ पे एक्वायर किए हैं, उसका पिछले साल से कोई रिलेशन ही नहीं है, हमने तो बाद में एक्वायर किए हैं, तो बाद वाली बैलेंस शीट में आएगा, तो 5 विल नॉट बी द आंसर, तो डी विल ऑल्सो नॉट बी द आंसर, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज़ अ वे टू सॉल्व अ क्वेश्चन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन हम एक ऑड वन आउट करके सिचुएशन यूज़ करके वी कैन डू दी क्वेश्चन। ठीक है गाइस, अब इसके बाद हमारा पॉइंट आता है गाइस, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? दिस इज़ अ वेरी इजी टर्म, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। इसको एज रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट मत समझना, तुम इसका लिंक करना अक्रूवल और प्रीपेड से, उस चैप्टर से इसका लिंक करना, ये बहुत ईजी है। सो रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर में बेसिकली क्या है, क्या बता रहा है? देखो इसमें ये है कि तुमने लेट से तुम्हारा काम है कंप्यूटर सेल करने का,
तुम कंप्यूटर सेल करते हो, तुमने किसी को 50,000 का कंप्यूटर सेल किया, यू सोल्ड कंप्यूटर फॉर 50,000, प्लस तुमने उसको बोला कि मेंटेनेंस का जो बिल होगा आपका, जैसे AMC होता है ना, एनुअल मेंटेनेंस, तो तुमने उससे AMC कर ली, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, वो ले लिए उससे 5,000, मतलब कि पूरे साल का आपका पूरी मेंटेनेंस आपकी फ्री होगी, जिसके हम 5,000 स्टार्टिंग में लेते हैं। तो टोटल अमाउंट जो तुमने कंप्यूटर का लिया है वो लिया है 55,000। तो पॉइंट ये है, और सोचो ये कंप्यूटर उसने बाय करा है 1 जनवरी को, और 31 मार्च को हमारी बुक्स क्लोज़ होती हैं। 1 जनवरी को हमने कॉन्ट्रैक्ट करा है, 31 मार्च को हमारी बुक्स क्लोज़ होती हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी इनकम आएगी, हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी इनकम आएगी। वेरी सिंपल, 50,000 की तो मेरी पूरी सेल है कंप्यूटर की, वो तो पूरा आ जाएगा। 5,000 जो मैंने एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस थे, दिस इज़ फॉर 12 मंथ्स, 12 महीने के होते हैं ये। तो मैंने 1 जनवरी को उससे AMC करी, दैट इज़ 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। पूरे साल की मैंने AMC कर ली 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। बुक्स मेरी क्लोज होती हैं 31 मार्च को। दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस में जो मैं इनकम दिखाऊंगा, इस पीरियड की इनकम दिखाऊंगा 3 मंथ्स की। दैट मीन्स 1500 इंटू 5,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, सो दिस इज़ 4, 1250 आई विल शो एज माई अदर इनकम। तो टोटल इनकम जो मेरी आएगी 51,250, और जो एक्सेस 3,750 मैंने लिया हुआ है, दिस विल बी माई लायबिलिटी विच इज़ प्री रिसीव्ड इनकम, अगले साल की इनकम अभी आ गई। तो बेसिकली इस चीज़ को मैंने बाइफिकेट कर दिया अक्रूड और प्रीपेड में, एंड दैट्स इट गाइज। और कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें, मैं इसको कराता भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ बोलता हूँ ये अक्रूड प्रीपेड से लिंक है। स्टिल मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो इसका क्वेश्चन ही करते हैं जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन्हीं की इलस्ट्रेशन करते हैं। ऑन 1 दिसंबर 2001 वेड कंपनी रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर फॉर परचेज ऑफ कंप्यूटर plus 12 month technical support. Ved company delivered the computer and transferred the control of the computer on 1 December. 1 December को हमने कंप्यूटर सेल करा। कस्टमर पेड $420 इमीडिएटली, 420 उसने साथ के साथ दे दिए, विच कंप्राइज ऑफ 300 फॉर द कंप्यूटर एंड 120 फॉर टेक्निकल सपोर्ट। टेक्निकल सपोर्ट जैसे मैंने AMC बताया था। वेड कंपनी हैज़ अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। 31 मार्च को हमारी बुक्स क्लोज होती हैं। अब 1 दिसंबर को 2001 को उसने कंप्यूटर लिया है, तो कंप्यूटर तो पूरा हमारा रेवेन्यू हो जाएगा 300। अब 120 जो थे दैट इज़ फॉर 1 ईयर, पूरे 1 साल के है ना। टेक्निकल सपोर्ट 1 साल की है, 12 मंथ्स की। अब 12 मंथ में दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 4 महीने बीत चुके हैं। तो जब हम बुक्स क्लोज करेंगे इंटू 4 डिवाइड बाई 12, 340, तो 340 को हम अपनी इनकम दिखाएंगे, और जो बैलेंस रह गया मेरा 80, उसको मैं दिखाऊंगा अपना लायबिलिटी कि अगले साल के पैसे जो हैं 80 वो अभी मुझे आए हुए हैं। ये सबको पता होगा, सब ने अक्रूवल प्रीपेड पढ़ा हुआ है, ठीक है। 340 और 80 हम सीधा आंसर निकालते हैं, इन्होंने बड़ी नौटंकी करी हुई है। तो 340 एंड 80 इज़ योर आंसर, ठीक है गाइज। सो दिस इज़ योर कंप्लीट चैप्टर। इसके बाद इसमें और कुछ नहीं है, इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लस इसी की इलस्ट्रेशन है। इसको पढ़ लेना गाइज, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, एंड योर चैप्टर इज़ फिनिश, ठीक है गाइज। अब आई होप तुमको मैंने सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए, नथिंग इज़ लेफ्ट। तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से लर्न करो। कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। आई हैव शेयर्ड द नंबर इन दिस वीडियो, दोबारा दे देता हूँ। इट्स 9888737340। आई हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप फॉर F3 स्टूडेंट्स, तो मैं तुम्हें उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तो तुम वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है गाइज़। कोई डाउट हो, कुछ हो, मुझसे प्लीज़ पूछ लेना। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली आई हैव डन विद ऑल दी F3 चैप्टर्स। और अच्छे से पढ़ो गाइज। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वो सेइंग कि अभी हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, हमने टेस्ट पेपर देने हैं, तो आप जल्दी से करा दो। तो दैट्स व्हाई आई हैव अपलोडेड दिस। जल्दी मैं F4 की भी वीडियोस डालना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है गाइज। टेक केयर, बाय, हैव अ गुड टाइम एंड स्टे होम, स्टे सेफ।